Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are studying part A from chapter 10 and this video is going to be part 2 from this chapter. So अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पार्ट से कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था जिसमें हमने हेल्थ के बारे में बात की थी, हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात की थी, ठीक है। और आज के वीडियो में हम इसी पार्ट ए को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वो टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है। इसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आर इंटीमेटली इंटरलिंक्ड। देखो, न्यूट्रिशन और हेल्थ एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। इन द ग्लोबल कैंपेन ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट्स। देखो, एक ग्लोबल कैंपेन चलाया गया था हेल्थ फॉर ऑल, जिसमें न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। न्यूट्रिशन के प्रमोशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड विथ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी ऑर्गन्स को मेंटेन करती है, हमारे टिश्यूज़ को, सेल्स को मेंटेन करती है और उनके फंक्शन को भी मेंटेन करती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। गुड न्यूट्रिशन इनेबल्स द पर्सन टू enjoy good health, resist infection, have adequate energy level and perform daily tasks without feeling fatigued। देखो, अगर किसी पर्सन को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब पर्सन की हेल्थ अच्छी होगी, पर्सन एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेगा, पर्सन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, पर्सन का जो एनर्जी लेवल है वो एडिक्वेट रहेगा, सुटेबल रहेगा, ठीक है। और पर्सन आराम से अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कर पाएगा, डेली के जो उसके टास्क है उसको वो आराम से बिना किसी थकान के कर पाएगा। इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स, न्यूट्रिशन इज वाइटल फॉर देयर ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट एंड अचीविंग देयर पोटेंशियल। तो बच्चों और एडोलसेंट्स के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और इससे बच्चे को पता चलता है कि उसकी क्षमता क्या है, बच्चा अपना पोटेंशियल को अचीव कर पाता है, मतलब बच्चे के अंदर जितनी क्षमता है बच्चा उसको पूरा अचीव कर पाता है। For adults, adequate nutrition is crucial to lead a socially and economically productive and healthy life। Adults के लिए भी न्यूट्रिशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी वो एक अच्छी सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ जी पाएंगे, इकोनॉमिकली वो प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ठीक है, और इससे उनकी लाइफ अच्छी होगी। इन रिटर्न द हेल्थ स्टेटस ऑफ an individual determines the nutrient requirement of a person and food intake। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी का भी जो हेल्थ स्टेटस होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जितनी भी उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल रहे हैं या नहीं। जितना भी न्यूट्रिएंट हमें चाहिए वो हमें अगर मिल रहे हैं तो हमारा हेल्थ अच्छी होगी, अगर नहीं मिल रहे हैं तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग इलनेस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज एंड ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट आर हायर। देखो, बीमारी के समय, इलनेस के समय न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ जाती है। और आपको पता है जब भी हम बीमार होते हैं, हमें कोई डिजीज़ होती है तो उस समय न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ब्रेक भी होते, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन भी होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। Therefore, illness and disease adversely affect nutritional status। तो ये हम कह सकते हैं कि illness और diseases का nutritional status पे बुरा प्रभाव पड़ता है। Hence, nutrition is a fundamental pillar of human life, health and development। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन लाइफ का, हेल्थ का और डेवलपमेंट का फंडामेंटल पिलर है। अगर ये पिलर नहीं रहेगा तो ह्यूमन लाइफ अच्छे से नहीं चल पाएगी, हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रह पाएगी और हमारा डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। देयर आर मोर देन 50 न्यूट्रिएंट्स इन फूड।
अगर हम बात करें तो 50 से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फूड में मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो, न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में आप बांट सकते हो। एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, जिनका ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी ज़रूरत थोड़ी कम मात्रा में होती है, बेस्ड ऑन द अमाउंट्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो मतलब देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट उन्हीं को बोला जाता है जिनकी हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत हो, ठीक है, और माइक्रो जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत हो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में किसको इंक्लूड किया जाता है? इसमें मिनरल्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे आयरन हो गया, जिंक, सेलिनम and the various fat soluble and water soluble vitamins, each of which performs important function। इसमें विटामिन्स को भी रखा जाता है। आपको पता है दो टाइप के विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल विटामिन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। Some of them function as cofactors and coenzymes in the various metabolic reaction that occurs in the body। कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो को फैक्टर की तरह काम करते हैं और को एंजाइम की तरह काम करते हैं। आपको पता है एंजाइम का क्या काम होता है? एंजाइम हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स को एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। Nutrients can also influence gene expression and transcription. Different organs and systems play a critical role in the digestion, absorption, metabolism, storage and excretion of nutrients and their end products of metabolism। देखो, जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में काम करते हैं और एब्जॉर्प्शन में, मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स का जो स्टोरेज होता है, उनका एक्सक्रेशन होता है, इसमें भी बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं। और मेटाबॉलिज्म के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है ना, इसको बनाने में भी डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट सिस्टम्स काम करते हैं। इन एसेंस ईच एंड एवरी सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में जो भी सेल्स हैं सबको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। Nutrient requirements in the normal healthy state vary according to age, sex and physiological state, i.e. during periods of growth such as infancy, childhood, adolescence and pregnancy and lactation in women। देखो, होता क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, ये हर इंसान में अलग अलग होती है। ये वेरी कर सकती है हमारे एज के हिसाब से, हमारे जेंडर के हिसाब से और हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेट के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे देखो, ग्रोथ वाले जो पीरियड होते हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। एक इन्फेंट है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग होगी। चाइल्ड के अंदर, जो चाइल्डहुड वाले पीरियड में बच्चे हैं, उनके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। वहीं पे प्रेग्नेंट लेडी जो है, या वो लेडी जो कि अपने लैक्टेशन वाले पीरियड में है, उस समय क्या होता है, उस समय भी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो नॉर्मल औरतों से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो डिटरमाइंस रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, विटामिन्स लाइक थायमीन एंड राइबोफ्लेविन। हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल होता है वो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को प्रभावित करता है। अगर मान लो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। वहीं पे जो लोग बैठ के काम करते हैं, जैसे तुम्हारे डॉक्टर हो गए, ठीक है, या कोई भी ऑफिस में इंसान है बैठ के काम कर रहा है, उसको ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी है, तो उसको एनर्जी की जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं।
knowledge about nutrients, their metabolism and source as well as function are vital. तो न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, उनके मेटाबॉलिज्म की भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके सोर्स का भी हमें पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस न्यूट्रिएंट का फंक्शन क्या है। अगर हम विटामिन ले रहे हैं तो विटामिन का बॉडी में क्या फंक्शन है, प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन का बॉडी में क्या फंक्शन है, ठीक है। One should consume a balanced diet which includes foods that will provide all the necessary nutrients in required amounts. तो अगर कोई पर्सन है तो उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हों जो भी उसको ज़रूरी हैं। The science of nutrition is concerned with access to availability and utilization of food and nutrients for life, growth, development and well-being. देखो जो न्यूट्रिशन की साइंस है ना, इसका क्या मतलब है। न्यूट्रिशन इस बात पे ध्यान देता है, या न्यूट्रिशन का जो साइंस है वो इस बात पे फोकस करता है कि जो भी फूड और न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, वो हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो हमें कैसे मिल रहे हैं, कितनी मात्रा में हमें अवेलेबल हैं, कैसे उनका हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रिशन साइंस के अंदर पढ़ते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट प्रोफेशनल हु वर्क इन दिस फील्ड आर कंसर्न्ड विथ myriad एस्पेक्ट्स। देखो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, जो न्यूट्रिशन की फील्ड में काम करते हैं, वो लोग बहुत सारे myriad एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं। देखो myriad का क्या मतलब होता है, काउंटलेस, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि न्यूट्रिशन को प्रभावित करते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स की नीड को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, वो इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं। These range from biological and metabolic aspects to what happens in disease states and how the body is nourished. क्लिनिकल न्यूट्रिशन, देखो होता क्या है कि अब ये जो बहुत सारे जो myriad एस्पेक्ट्स हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, और ये भी देखा जाता है कि जो डिजीज़ वाली स्थिति होती है उसमें बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी को कैसे नरिश किया जाए, ये चीज़ें भी न्यूट्रिशनिस्ट ध्यान में रखते हैं। अब देखो जब न्यूट्रिशन की फील्ड में स्टडी की जाती है ना, तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी न्यूट्रिशनल नीड क्या है। हर किसी की न्यूट्रिशनल नीड अलग अलग होती है, तो सबकी न्यूट्रिशनल नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। देखा जाता है कि उनको कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से उनको कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और फिर उसके प्रिवेंशन के लिए काम किया जाता है। जो भी डिजीज़ेस हैं उनसे कैसे बचाया जा सकता है लोगों को, इस पे भी काम किया जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की फील्ड में जब भी कोई काम करता है या जो भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल नीड को ध्यान में रखना, उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को समझना, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना, उनको अगर कोई बीमारी होने वाली है या बीमारी होने का खतरा है तो उससे बचाना, जैसे हार्ट डिजीज़ से बचाना, डायबिटीज़ से बचाना, उसमें जो भी केयर होती है उसको देना, कैंसर से बचाना, हाइपरटेंशन से बचाना, ये सारा काम कौन करता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट करता है। तो इतना तुम समझ लो कि न्यूट्रिशनिस्ट का काम यही होता है कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को समझना और उनको सॉल्व करना और लोगों को प्रिवेंट करना डिजीजेस से। वी ऑल नो दैट व्हेन वन इज इल वन मे नॉट फील लाइक ईटिंग। आपको पता है जब हम बीमार होते हैं तो हमारा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी खाने वाने का। What and how much is eaten by a person not only depends on taste but availability of food, food security, which in turn is influenced by purchasing power, environment and policies at the national and international level. देखो होता क्या है कि जब भी हम कुछ खाते हैं
तो वो सिर्फ हमारे टेस्ट पे ही नहीं डिपेंड करता, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज़ का टेस्ट अच्छा है इसीलिए उसको खाते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन से फूड हमारे पास अवेलेबल हैं। हो सकता है जो चीज़ हमें टेस्टी लगती हो वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं हो। तो खाली टेस्ट के बेसिस पे हम फूड को सेलेक्ट नहीं करते, हम अवेलेबिलिटी को भी देखते हैं। ठीक है, हम फूड सिक्योरिटी को भी देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ टेस्टी हो वो सिक्योर भी हो, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो चीज़ हमारे को खाने का मन कर रहा है उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे हैं कि नहीं। तो परचेजिंग पावर का भी हमारे फूड पे असर पड़ता है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का भी असर पड़ता है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनका भी असर पड़ता है हमारे खान पान पे। हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करती है। किन किन बातों पे? पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे, दूसरा हमारी परचेजिंग पावर पे कि हमारे पास कितने पैसे हैं, तीसरा इन्वायरमेंट पे, चौथा जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है नेशन के द्वारा या इंटरनेशनल लेवल पे। Culture, religion, social status, beliefs, and taboos also influence our food choices, food intake, and nutritional status. इसके अलावा कल्चर, रिलीजन, सोशल स्टेटस, हमारे बिलीव्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें भी हमारे खान पान पे असर डालती हैं, हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को प्रभावित करती हैं। ठीक है, हाउ डू गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हेल्प? अब देखो कैसे गुड हेल्थ और न्यूट्रिशन हेल्प करता है। तो अपने आसपास देखिए, यू विल नोटिस दैट पीपल इन गुड हेल्थ आर जनरली इन अ हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड एंड आर मोर प्रोडक्टिव दैन अदर्स। तो तुम देखोगे कि जिनका हेल्थ अच्छा होता है, जिन भी लोगों का हेल्थ अच्छी है, उनका दिमाग खुश रहता है, और जब वो खुश हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होंगे। Healthy parents are able to take adequate care of their parents, and healthy children are generally happy and do well in school. देखो, अगर पेरेंट्स हेल्थी है तो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, और अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी है, बच्चे हेल्दी हैं, तो वो स्कूल में अच्छा कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। Thus, when one is healthy, one is more constructive for oneself and can take active part in activities at the community level. तो इसी वजह से अगर कोई हेल्दी है तो वो अपने लिए तो कंस्ट्रक्टिव है ही, साथ ही साथ वो कम्युनिटी लेवल पे भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है। इट इज़ देयरफॉर ऑब्वियस दैट वन कैन नॉट अचीव गुड हेल्थ एंड बी प्रोडक्टिव, सोशेबल एंड अ कंट्रीब्यूटरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इफ वन इज स्टार्विंग एंड अंडर नरिश्ड। तो इससे ये बात साफ हो गई है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है तो वो सोसाइटी को अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बताया गया है टेबल 1 में कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन बॉडी वेट। देखो, न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो हमारे बॉडी वेट को मेंटेन रखता है, हमारे मसल्स के मास को मेंटेन करता है, डिक्रीजेज रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के रिस्क को डिक्रीज करता है, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता कि हम डिसेबल हो जाएंगे, प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से रोकता है, हमारी बॉडी में जल्दी इन्फेक्शन नहीं हो पाता अगर हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है तो। हेल्प्स टू कोप विथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से हमें बचाता है। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले है फूड, उसके बाद है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, फिर है पॉजिटिव हेल्थ, अगर हमारी हेल्थ पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, तो हम प्रोडक्टिव भी होंगे। सैनिटेशन एंड हेल्थ, एक्सेस टू सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, अगर हमें अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। अगर हम एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, तभी भी हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है आसपास का, तभी भी हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो प्रोडक्टिविटी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब देखो यहाँ पे फिगर 2 है, इसमें क्या बताया गया है? फिगर 2 समराइजेस द बेनिफिट्स ऑफ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर
चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस का क्या क्या फ़ायदा है। मतलब अगर बच्चे की एजुकेशन आप चाहते हो कि अच्छी हो तो उसमें कैसे अच्छा न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखो, गुड न्यूट्रिशन हैज़ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन, गुड न्यूट्रिशन एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है किस पे, ब्रेन डेवलपमेंट पे। अगर हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होगा, हमारा जो है एक नॉर्मल जो हमारी हेल्थ है वो ठीक ठाक रहेगी, विजन भी हमारा अच्छा रहेगा। अब देखो, ब्रेन डेवलपमेंट जब होगा तो क्या होगा, विच अफेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर हमारा ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, फिर हमारा मेमोरी अच्छी होगी, हम अच्छे से लंबे समय तक कंसंट्रेट रह पाएंगे, हमारा जो अटेंशन स्पान है वो अच्छा हो पाएगा। मतलब हम लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई में मन लगा पाएंगे, किसी भी एक्टिविटी में मन लगा पाएंगे। ठीक है। अब देखो, जब हमारा हेल्थ अच्छी रहेगी, नॉर्मल हेल्थ रहेगी तो क्या होगा, एक्टिव इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, देयरफॉर रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ फेलियर एंड ड्रॉप आउट। अगर हमारी हेल्थ नॉर्मल रहेगी तो हम स्कूल में एब्सेंट नहीं होंगे, हमें फेलियर का रिस्क नहीं होगा। ठीक है। और अगर विजन अच्छी होगी तो हमें विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं होगी, हमारी आंखों से अच्छे से दिखाई देगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, चश्मा वगैरह नहीं लगेगा। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं न्यूट्रिशन के। अब है व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसको हिंदी में कुपोषण बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन इज अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, जब नॉर्मल स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन से हम हट जाते हैं तो उसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब एकदम ठीक उल्टा, नॉर्मल न्यूट्रिशन का ठीक उल्टा होता है माल न्यूट्रिशन। व्हेन द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज लेस देन द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी और इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, माल न्यूट्रिशन रिजल्ट्स। देखो, अगर जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको ज़रूरी हैं उनसे कम अगर हम लेते हैं तभी भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, और अगर हम उनसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तभी भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। दोनों स्थिति में माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है। अब माल न्यूट्रिशन के देखो दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ओवर न्यूट्रिशन, दूसरा होता है अंडर न्यूट्रिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो, ओवर न्यूट्रिशन यानी कि जब भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लो आपको आयरन की ज़रूरत है, एक एडिक्वेट अमाउंट में आपको आयरन चाहिए, लेकिन आप उससे ज़्यादा आयरन ले लोगे तो वो ओवर न्यूट्रिशन की फील्ड में की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, जब भी जितने भी न्यूट्रिएंट की आपको ज़रूरत है आप उससे कम लेते हो। जैसे आयरन की आपको जितनी ज़रूरत है, अगर आप उससे कम आयरन ले रहे हो तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आ जाएगा। ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। Excess intake of nutrients result in overnutrition, inadequate intake result in undernutrition। ये चीज़ मैंने अभी बताई। Wrong food choices and combinations can be a very significant cause of malnutrition in adolescents। अब देखो, adolescents में malnutrition कैसे होता है कि ये खाते तो बहुत है लेकिन इनकी फूड चॉइस जो होती है ना वो गलत होती है, इनका फूड का जो कॉम्बिनेशन होता है गलत होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से एडोलसेंट में माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल वेलबींग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि न्यूट्रिशनल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। The World Health Organization has listed 4 main factors that are important for nutritional well-being। Nutritional well-being के लिए 4 main factors बताए हैं किसने, WHO ने। तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं, सबसे पहला है फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी, दूसरा है केयर फॉर द वल्नरेबल, तीसरा है गुड हेल्थ फॉर ऑल, चौथा है सेव एनवायरमेंट। तो देखो, फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी क्या है, इसका मतलब होता है ईच एंड एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एज हैज एक्सेस टू एंड कैन obtain adequate food and nutrients throughout the year as per his her requirement to enable him her to lead a healthy life। देखो, इसमें क्या होता है फूड एंड न्यूट्रिएंट की सिक्योरिटी में कि
पर्सन, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसको अपनी एज के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो एक हेल्दी लाइफ जी पाता है। और अगर इन लोगों को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में मिलते हैं तो इनकी लाइफ अच्छे से गुजरती है। केयर फॉर दोज हु आर वनरेबल means that each individual needs loving care and attention reflected by caring behavior। देखो, इससे ये समझ में आता है कि हर एक इंडिविजुअल को लव और केयर की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है। इन द केस ऑफ बेबीज इट मीन्स वेदर द बेबी रिसीव्स द करेक्ट टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड एज वेल एज केयर एंड अटेंशन। देखो, बेबीज के केस में हम ये भी ध्यान देते हैं कि बेबीज को फूड टाइम पे मिले, साथ ही साथ उन्हें केयर और अटेंशन भी मिले। In case of expectant mothers, it refers to whether they get all the care and support they need from the family, the community, and in case of working mothers, from employers। और देखो, ऐसी मदर्स जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं बेबीज़, जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए, केयर मिलना चाहिए फैमिली की तरफ से भी और कम्युनिटी की तरफ से भी। और अगर प्रेग्नेंट मदर जो लेडी हैं वो क्या है, वो वर्किंग है, वो काम कर रही हैं, तो उनको उनके एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी केयर और सपोर्ट मिलना चाहिए। Similarly, persons who are ill and suffer from any disease require care and support in various ways, including food, nourishment, medication, etc. इसी तरह जो लोग बीमार होते हैं या किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको भी केयर की ज़रूरत होती है, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब उनको आप केयर एंड सपोर्ट कैसे दोगे? जब आप उनको अच्छा फूड दोगे, नरिशमेंट प्रोवाइड कराओगे, दवा वगैरह प्रोवाइड कराओगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी वनरेबल्स हैं उनको केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद है हेल्थ फॉर ऑल। इट इंक्लूड्स प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड क्यूरिंग डिजीज व्हेन इट ऑकर्स। अब हेल्थ फॉर ऑल में क्या ध्यान दिया जाता है? इसमें ये देखा जाता है कि हर किसी को डिजीजेस से बचाया जा सके, और अगर डिजीजेस हो भी जा रही है तो उसका इलाज किया जा सके। स्पेशल अटेंशन नीड टू बी पेड to infectious disease since they can deplete the body of nutrients and lead to poor health and poor nutritional status। देखो, इन्फेक्शियस डिजीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इससे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, उनकी कमी हो जाती है और हमारी हेल्थ भी लगातार गिरती जाती है और हमारी बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी गिरता जाता है। Every citizen should get a minimum amount of health care। हर सिटीजन को प्रॉपर हेल्थ और केयर मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हेल्थ इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। Some of the diseases that take their toll in India, especially among young children, are diarrhea, respiratory infections, measles, malaria, tuberculosis, among others। देखो, कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनसे छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं? डायरिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मीज़ल्स हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टीबी भी हो सकता है। इसके बाद है सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रखना है किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी पर्सन का, तो आपको उसको सेफ इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इट फोकसेस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस विच में इन्फ्लुएंस हेल्थ। अब इसमें इन्वायरमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो या केमिकल एस्पेक्ट हो, क्योंकि इन सब का ही हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। दिस इंक्लूड्स सेफ पोटेबल ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक फूड एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो साफ पानी
को ध्यान में रखा जाता है कि पानी ठीक ठाक मिले, साफ़ पानी मिले, हाइजीनिक फूड मिले और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को बचाया जा सके, रोका जा सके। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा ना तो फिर बीमारियां अपने आप ही हो ही जाएंगी। तो इन्वायरमेंट को बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिशनल वेलबींग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चारों चीज़ें हमने अभी पढ़ ली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उनके परिणाम क्या क्या होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।